चीन और भारत के रिश्ते हमेशा से ही दुनिया की नजरों में रहे हैं। जब भी दोनों देशों के बीच कोई कूटनीतिक हलचल होती है, पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं। हाल ही में एससीओ देशों की बैठक के लिए अलग अलग देशों के विदेश मंत्री चीन पहुंचे थे। इसी दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साथ देखा गया। इस तस्वीर ने वैसे भी माहौल में हलचल मचा दी, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका खुलकर भारत और चीन दोनों के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। वजह वही पुरानी, रूस का साथ देना और उससे सस्ता तेल खरीदना। ऐसे में जब माहौल दोनों देशों के बीच एकजुट होने का था, हकीकत इससे बिल्कुल उलटी नजर आ रही है। चीन लगातार भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। पहले जो खनिज चीन दुनिया को निर्यात करता था, उस पर अब उसने पाबंदी लगा दी है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। अचानक से इन दुर्लभ खनिजों की कमी महसूस होने लगी है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1345 करोड़ रुपए का एक खास फंड तैयार किया है, जिससे देश में इन खनिजों की खुदाई और खोजबीन को तेज किया जाएगा। मगर परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन के पास इन रेयर मिनरल्स की बकायदा जानी पहचानी जमा खदानें हैं, जो उसे दुनिया में इस मामले में एकाधिकार दिलाती हैं। यही वजह रही कि जयशंकर ने अपनी मुलाकात में यह मुद्दा शी जिनपिंग के सामने जोरदार तरीके से उठाया। भारत का साफ कहना था कि इस तरह का एक्सपोर्ट बैन करना ठीक नहीं है। इससे सिर्फ एक देश का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का नुकसान होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ व्यापार रुकता है, बल्कि सप्लाई चेन में भी गड़बड़ी आ जाती है। उधर एक और मोर्चा है जहां चीन भारत को टारगेट कर रहा है। भारत में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब चीनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को बुलाने की कोशिश करती हैं, तब भी चीन अड़ंगा डाल देता है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो भारत में निवेश करना चाहती थी, उस पर भी चीन ने परोक्ष रूप से दबाव बनाया। ये सब एक तरह से भारत की तरक्की की रफ्तार को धीमा करने की सोची समझी रणनीति लगती है। सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि जब भी भारत अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखता है, उसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रो चाइना अकाउंट्स की फौज उतर आती है। ये ऐसे फेक या अनऑथेंटिक अकाउंट होते हैं जो चीन का गुणगान करते हुए बाकी देशों की निंदा करने लगते हैं। चीन की मीडिया स्ट्रेटजी भी गजब है। वो अपने लोगों तक बाहरी दुनिया की खबरें नहीं पहुंचने देता और दुनिया तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए तरह तरह के माध्यम खड़े करता है। अगर गौर करो तो ये एक साइलेंट प्रोपेगेंडा है। चीन न सिर्फ बॉर्डर पर, ट्रेड में या डिप्लोमेसी में, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपनी पैठ बढ़ाने में लगा है। और यही वजह है कि भारत को हर मोर्चे पर बहुत सोचे समझे तरीके से कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस वक्त वैश्विक स्तर पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी छोटी सी चाल दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। दुनिया की नजरें टिकी हैं कि अब अगला दांव कौन चलता है। अमेरिका के पास इस वक्त एक बड़ा फायदा यह है कि चीन की भारत विरोधी नीतियां इतनी खुलकर और एकतरफा हैं कि दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करना अब किसी अजूबे से कम नहीं होगा। जब तक कोई बड़ा करिश्मा न हो, तब तक इस खाई को पाटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मसले तो कई हैं। पाकिस्तान का मामला हमेशा से बीच में अटका रहता है। हाल ही में कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि जब माहौल इतना तनावपूर्ण है, तो जयशंकर साहब को एससीओ समिट में जाने की जरूरत ही क्या थी। गौर करने वाली बात यह है कि एससीओ वही संगठन है जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला गया। सोचना पड़ता है कि ये किस स्तर की राजनीति है, जिसमें मासूम लोगों की जान जाने के बाद भी इसीलिए चुप्पी साध ली जाती है ताकि पाकिस्तान को बुरा न लगे। दूसरी तरफ अगर याद करें तो ब्रिक्स समिट जो हाल ही में ब्राजील में हुई थी, उसमें इस हमले की खुलेआम निंदा की गई। क्वाड की मीटिंग अमेरिका में हुई थी, वहां भी इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया गया। पूरी दुनिया जहां इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रही थी, वहीं एससीओ का रवैया एकदम उलटा और शर्मनाक रहा। ये वही एससीओ है जहां कुछ वक्त पहले राजनाथ सिंह जी ने भी हिस्सा लिया था और डिक्लेरेशन साइन किए बिना ही वापस लौट आए थे। तब ये खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी कि भारत ने एससीओ का साझा बयान साइन नहीं किया। इसीलिए अगर खुले दिल से कहूं तो जिस तरह का अनुभव राजनाथ सिंह जी को वहां मिला था, उसके बाद जयशंकर साहब को भी इस समिट में नहीं जाना चाहिए था। इस तरह की राजनीति और भेदभाव भरे मंच पर भारत को शायद ही अपनी इतनी सीनियर लेवल की मौजूदगी दिखानी चाहिए। हम चाहें तो एक मिड लेवल या जूनियर डिप्लोमेट को भेजकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी हमलों तक की निंदा नहीं की जाती, वहां खामखा इतना हाई लेवल डिप्लोमेट भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। दुनिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। हर देश अपनी चालाकी
और अपने फायदे के लिए दांव खेल रहा है। अमेरिका खुलकर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स रोक रहा है। पाकिस्तान पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं और ऐसे हालात में एससीओ जैसा मंच दिखाता है कि राजनीति कितनी गहरी और कितनी गिर चुकी है। इस साल जो एससीओ की लीडर समिट होने वाली है उसकी मेजबानी चीन करने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे या नहीं, कोई ठीक नहीं कह सकता। असल प्रॉब्लम दरअसल यही है कि अमेरिका की तरफ से तो बात खुलकर सामने आ रही है। वहां के नेता साफ बोल रहे हैं कि भारत जो कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। 500% का टैरिफ लगाने की धमकी तक दे दी गई है। लेकिन दिलचस्प ये है कि एशिया में ऐसा कोई एकजुट मोर्चा बन नहीं पा रहा है जो अमेरिका के इस दबाव का जवाब दे सके। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो भारत का एससीओ में जो असर था वो भी अब फीका पड़ता दिख रहा है। 2024 से यह सिलसिला धीरे धीरे और ज्यादा साफ होता जा रहा है। कई भारतीय और विदेशी जियोपॉलिटिकल जानकार इस पर लिख भी चुके हैं कि एससीओ की सदस्यता अब भारत के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं दे रही। सच कहें तो इस ग्रुप में भारत की मौजूदगी ही उसे एक वजन देती है। अगर भारत इसे छोड़ दे तो एससीओ बस एक रशिया चीन का क्लब भर रह जाएगा, क्योंकि चीन और रशिया के पास तो वैसे भी अपने कई छोटे बड़े ग्रुप्स हैं। ऐसे में एससीओ की अलग पहचान भी नहीं बचेगी। मगर दिक्कत यहाँ ये है कि अगर भारत एससीओ से निकलता है तो वेस्ट को ये सिग्नल जाएगा कि अब भारत के पास चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे और भारत रूस चीन के साथ कोऑपरेशन का वो स्तर कायम नहीं रख पा रहा। मौजूदा वक्त में जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस इतना नाजुक है कि एक छोटी सी चूक भी बड़े असर डाल सकती है। दूसरी तरफ चीन की स्ट्रेटेजी भी अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ यूक्रेन को कह चुके हैं कि रूस पर ताबड़तोड़ बमबारी करो, मॉस्को को तबाह करो, सेंट पीटर्सबर्ग को ध्वस्त करो। वहीं भारत और चीन दोनों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी पहले ही गूंज चुकी है। अमेरिका में कई पॉलिटिशियन और सांसद अब खुलकर बोलने लगे हैं कि अगर कभी भारत और चीन साथ आ गए तो अमेरिका की विदेशी नीति पूरी तरह से बिखर सकती है। और सच्चाई यही है कि ट्रंप की नीतियां बेहद अस्थिर हैं। ये लोग बस किस्मत वाले हैं कि इस वक्त चीन की पॉलिसी भी उतनी ही उलझी हुई है। वो एशिया को एकजुट करने की जगह ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि अब तक अमेरिका अपनी शतरंज की चालें आराम से चलता आ रहा है। वरना अगर आज भारत और चीन एक सुर में बात करने लगे तो दुनिया की पूरी गिनती ही बदल सकती है। और दिलचस्प ये है कि कई अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स भी इस हकीकत को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस सब के बीच एससीओ में पाकिस्तान को बुलाना तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि ब्रिक्स ग्रुप अभी भी ठीक ठाक एक्टिव है। ब्रिक्स ने हाल ही में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की सख्त आलोचना की है। आने वाले वक्त में व्लादिमीर पुतिन की जो भारत यात्रा होने वाली है वो वाकई में बेहद अहम साबित होने वाली है। पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि वहां से उठने वाली एक हलचल कई देशों की नीतियों को हिला सकती है।